नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय जी। चेन्नई में जन्मी लेकिन राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली 64 वर्षीय अरुणा राय जी ने 1968 में आईएएस पास की थी। 7 साल बतौर आईएएस काम भी किया लेकिन नौकरी रास नहीं आई और 1975 में इस्तीफा दे निकल पड़ी सड़कों पर आम आदमी के हक की लड़ाई को लड़ने। चेन्नई के कला क्षेत्र से प्रशिक्षित नृत्यांगना अरुणा राय जी वर्तमान समय में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। अभी हाल में ही इन्हें प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों की सूची में जगह दी है। मैग्सेसे सहित कई पुरस्कार हासिल कर चुकी अरुणा राय जी बदलाव की प्रतीक हैं और जनता की आवाज भी। आम आदमी का हथियार बन चुके आरटीआई कानून को लागू करवाने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। इस समय अरुणा राय जी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही हैं। आज हम अरुणा राय जी से विभिन्न विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। अरुणा जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। 7 साल तक आपने आईएएस की नौकरी की, फिर इस्तीफा दे दिया, वजह क्या रही? वजह तो बहुत सारे थे, मगर सबसे पहली बात यह है कि जो व्यवस्था है वो स्टेटस को कायम रखने के लिए ही काम करता है। तो अभी कोई बुनियादी बदलाव का काम करना है तो ढांचे के अंदर काम नहीं हो सकता है। वो मुझे तब महसूस हुआ, इसलिए मैं छोड़ी। क्या आपको लगता था कि बतौर आईएएस आप किसी बंधन में हैं, आप वो सब कुछ नहीं कर सकती समाज सेवा के क्षेत्र में जो कुछ आप आज कर रही हैं, इसलिए आपने नौकरी छोड़ी? बात तो ऐसा है कि उस ढांचे के अंदर कई किस्म के बंधन हैं और एक तो बंधन ये है कि क्रमबद्धता है। आप अपने मन के विचार सीनियर ऑफिसर के सामने रखो तो वो पलट सकते हैं। दूसरी बात, तब भी भ्रष्टाचार था, आज भी है, और भ्रष्टाचार की वजह जो निर्णय गलत लिए जाते थे जब आप बहुत जूनियर हैं तो उसको आप पलट नहीं सकते हैं। और कई ऐसे छोटे मोटे चीज़ें तो बहुत थीं, नीति निर्धारण वो सब चीज़, मगर उस 7 साल में कुछ सीखी भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी हम रहते हैं कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। जन्म आपका चेन्नई में हुआ लेकिन कर्मभूमि बनाई आपने राजस्थान को, वजह क्या रही? जन्मी तो चेन्नई में, मगर मैं 4 महीने की थी तो दिल्ली आ गई। मेरे पिताजी दिल्ली रहते थे और मैं दिल्ली में ही पली बड़ी और यहीं पे स्कूल कॉलेज वगैरह सब यहीं हुआ। इसलिए मेरे लिए तो दिल्ली से मैं गई राजस्थान, और वो गई जब मैं आईएएस छोड़ी तो मेरे पति जो हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, इसलिए मैं राजस्थान गई और वहाँ पे गाँव में काम करने की कोशिश की और शुरुआत वहीं मेरा एक जन राजनीतिक एक मेरा जीवन वहीं शुरू हुआ है। नया राजनीतिक जन्म आपका वहीं हुआ। एक राजनीतिक समझ गरीबी के बारे में, गरीबों की परिस्थितियों के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में मुझे वहाँ राजस्थान में 75 से शुरू हुआ। मेरा कह सकते हैं कि नए रूप में अरुणा राय का जन्म हुआ राजस्थान से। नया रूप तो नहीं था, बहुत पुरानी चीज़ें भी थी, मगर एक समझ जरूर नहीं बनी। आप श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं। इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की गठन का उद्देश्य क्या है, किस तरह यह परिषद काम करती है? पहले बारी जब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बना 2004 से लेकर 2006 तक वो मैं उसमें मैं रही। उस समय एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम करके एक सरकार की तरफ से जनता के प्रति कुछ वादाएं थी, उसको देखने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए पहला सलाहकार समिति बनाया गया। अभी हमें जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स कहते हैं, जो सामाजिक बढ़ोतरी के लिए जितने नीति कानून बनाने की जो क्रियाएं हैं, उस पे सोच विचार और मसौदा बनाना, कानून का प्रारूप बनाना, वो हमारा मेन काम हम समझते हैं एनएसी में। अरुणा जी, हमने देखा कि यूपीए 1 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने मनरेगा और आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कानून बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब यूपीए 2 के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद किन बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है? पहले वाली सलाहकार समिति जब बनी तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम ने हमारा जो काम है बहुत सरल कर दिया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से सरकार ने जनता के लिए कई वादाएं की
और उसको देखने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसकी क्रियान्विति करने में सरकारी कर्मचारी भी बिना ज़्यादा औपचारिक बहस उस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। अब जो सलाहकार समिति का दूसरा गठन है, इसमें हमारे पास ऐसा कोई मसौदा नहीं है। हम राष्ट्रपति के जो व्याख्यान था जॉइंट हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा के दोनों, राज्यसभा और लोकसभा के साथ उन्होंने जो पहले वाले प्रवचन दिए, उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। उस व्याख्यान में उन्होंने एक भाषण तो जरूर किया और कुछ ऐसे उद्देश्य भी बताए हैं, मगर स्पष्ट रूप से, सूक्ष्म तरीके से वादाएं नहीं है, तो उसको लेकर चल रहे हैं। मगर बड़े पैमाने में तो एक खाद्य सुरक्षा का मामला था कि कोई भूखा नहीं रहे इस देश में, मगर अभी भी वो कानून पूर्ण रूप से बना नहीं है। उसमें एक तो सलाहकार समिति के अंदर से ये सोच निकला था कि जितने लोगों को हम ये खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम के अंतर्गत ला सकते हैं वो सबसे अच्छा रहेगा, मगर मंत्रालय में और प्लानिंग कमीशन में सोच था कि पैसे नहीं है, नहीं तो खाद्य सामग्री नहीं है, फूड ग्रेन्स की कमी पड़ेगी, तो ये बहस में काफ़ी टाइम निकल गया है। फिर वो एक कमिटी के पास भेजा गया था, वो कमिटी और फिर उस पर बैठा, तो अभी भी ये मसौदा तैयार नहीं है। मगर जो कम्युनल वायलेंस बिल है उसका ढांचा करीब करीब तैयार हो गया है, कल पेश हुआ है, अभी एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर वेबसाइट पे चला जाएगा। जो सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक कानून बन रहा है सरकार में, इस देश में, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस सरकार ने इसको प्राथमिकता भी दिया है। मगर इसके अलावा सूचना के अधिकार के जो नियम हैं, नियमावली के एक संशोधन के लिए बात वापस चलाई गई, उसको रोकने में मदद किया। और न्यूनतम मजदूरी रोजगार गारंटी कानून में देना चाहिए, उसके लिए सलाहकार समिति ने इस बात को आगे भी बढ़ाया, मगर सरकार ने उसको माना नहीं। मगर सूचना के अधिकार में वो जो संशोधन था वो शायद सलाहकार समिति की बातें सरकार मान जाएगी। आपने खाद्य सुरक्षा बिल की बात की, बहुत बड़ा कानून साबित हो सकता है देश में। हमने देखा कि मीडिया में भी ऐसी बातें आई, आपने भी बताया कि जो एनएसी ने, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सिफारिशें की, इसको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मंजूरी नहीं दी, कुछ मतभेद नजर आए। अब क्या लगता है आगे इसका समाधान क्या होगा, कब तक यह सिफारिशें सरकार द्वारा मानी जा सकती हैं? ये तो यदि सरकार चाहती है, और यदि ये चाहती है जितना अभी बम्पर क्रॉप आ रहा है, इतना अनाज आएगा हमारे भंडारों में, मॉनसून आने वाला है, रखने के लिए जगह नहीं है। पहले भी ये बहुत बड़ा विवादित मुद्दा था कि सड़ रहे हैं अनाज, उस पर पी साईनाथ ने भी काफ़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था कि सड़ रहे हैं अनाज और इसका आप क्या कर रहे हैं। तो यदि ये जल्दी चाहता है सरकार उसके साथ कुछ करने, तो खाद्य सुरक्षा का कानून भी पास करने की प्रयास भी करेगा और उस अनाज को बांटने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि जहां आम लोग बाहर पड़े रहेगा ये अनाज, वो जानवर के लिए भी लायक अंत में नहीं रहता है, सड़ जाते हैं अनाज। एक और बात है कि सब्सिडी वाले बात कहते रहते हैं कि गरीबों को सब्सिडी नहीं देना चाहिए, अमीरों को खूब सब्सिडी है। हमारे गैस, जो एलपीजी गैस का हम चूल्हा जलाते हैं, उसकी सब्सिडी है। हमारे तो जो मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं या कार लोन लेते हैं, वो बहुत कम रेट में दिया जाता है। एक किसान बीज अनाज के लिए और उसके लिए अपने खाद के लिए लेता है तो उसको ज़्यादा आजकल ऋण पे ब्याज देना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि जब छानबीन की ये चर्चाएँ होती हैं तो गरीब को समझ नहीं आता है, गांव के निवासियों को समझ में नहीं आता है कि अमीर क्या हिस्सा ले जाते हैं। तो उसको थोड़ा बैलेंस में रखने के लिए हमें लगता है कि जो सलाहकार समिति है वो सामाजिक मुद्दों को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करती है। अब तक ये सरकार जल्दी मानेगी नहीं मानेगी, हम नहीं, मगर इस देश के जनता को तो ये मांग करना चाहिए कि ये कानून बहुत जल्दी बने। और अब जो अनाज आ रहा है, खासकर गेहूँ, उसको या तो जगह जगह बांट दें, या तो इसकी अपेक्षा में कि नया कानून आने वाला है, कुछ 6 महीने के लिए राशन में, दुकानों में ज़्यादा अनाज आ जाए, लोगों के पास ज़्यादा अनाज आ जाए। नहीं तो इनको सुरक्षित रखने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक बिल जो है, आपने बताया कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर यह बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर लिया तो किस तरह का बदलाव आएगा? सारे हिंसाएं इसलिए होते हैं कि प्रशासन कमज़ोर होता है। मैं साफ बताऊंगी,
जब मैं आईएएस एकेडमी में थी और प्रोबेशनर थी, तब भी हमें बताया जाता था कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। अब जब प्रशासन काम नहीं करता है तो ये दंगे फसाद जो है बढ़ते हैं। तो इस कानून में जवाबदेही पूरा का पूरा सरकारी ढांचे पे होगा कि यदि कहीं ऐसा हिंसा हो जाए तो उसकी जवाबदेही सीधा जो अपने जिला के जो प्रशासन है उनके ऊपर आएगा। वो एक बुनियादी बदलाव है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय जी से यह बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय जी से। अरुणा जी, विपक्षी दल कई बार यह आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती है। क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है? दो तीन बातें हैं। एक तो सलाहकार समिति है और कैबिनेट तो निर्णायक। हम निर्णय तो ले ही नहीं सकते। जो भी हम तैयार करते हैं वो पहले तो जाता है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री के बाद जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट उसके ऊपर निर्णय लेता है, फिर उसको पार्लियामेंट भेजता है तो नहीं भेजता है उसकी इच्छा। तो हम सुपर कैबिनेट तो नहीं हो सकते हैं, बाय डेफिनेशन भी नहीं हो सकते, परिभाषित भी नहीं हो सकते, काम में भी नहीं है। और यदि हम सुपर कैबिनेट होते तो वो खाद्य सुरक्षा का कानून 6 महीने पहले ही पास हो जाता। अरुणा जी, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, इससे पहले से ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लोकपाल बिल पर काम कर रही थी। क्या आपको लगता है कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से यह मुद्दा छीन लिया? ऐसी बात नहीं है। ये जो लोकपाल बिल का जो जड़ 4-5 महीने पहले हमारा एक आंदोलन है, जिसको अभियान है, जिसका नाम है सूचना के अधिकार के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान, उसमें एक चर्चा उठी थी। क्योंकि मैं तो केवल सरकार में सलाहकार समिति में नहीं हूँ, मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ भी काम करती हूँ, इस अभियान के साथ भी काम करती हूँ। तो उस अभियान में ये बात उठा कि ये जो विसिल ब्लोअर हैं, जो सरकार के अंदर रहते हुए उसके बारे में सूचना देते हैं, जिनके ऊपर हिंसा हो रहा है और ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब पे हमें क्या करना चाहिए, तब लोकपाल की बात भी उठी थी 4-5 महीने पहले। फिर उस मुद्दे को लेकर कुछ लोग इसको अलग से इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएँ चलाए। फिर ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन दिसंबर में बनने के बाद ये लोकपाल बिल पे भी काम किए, मगर 3 अप्रैल को पहले अभियान ने उसके ऊपर चर्चा किया और हमें अनुमति मिली कि हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। उसके पहले मैंने एनएसी ने 4 तारीख को ज़रूर इसके ऊपर चर्चा किया और उस चर्चा में ये निकला कि कुछ चीज़ों में तो जनता के बीच में, सिविल सोसाइटी में ही 2 मत है। ये तो है कि जन लोकपाल बिल ही चाहिए, वो सरकारी लोकपाल बिल बहुत बेकार बिल है, वो नहीं चाहते हैं। मगर जन लोकपाल बिल के अंदर क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अभी भी चर्चित विषय है और तब भी था। भ्रष्टाचार से आज हर आदमी परेशान है। आप भी मानती होंगी इस बात को, आपने भी जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? ये लोकपाल बिल एक से नहीं मिटेगा, मगर लोकपाल बिल क्या करेगा कि जो आपके उच्च श्रेणी में जो भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है हमारे सबके सामने, अभी की बात नहीं है, हो ही रहा है, और वो इसको नियंत्रण में लाने के लिए एक लोकपाल का कानून हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कहते हैं पीपल इन हाई पॉलिटिकल ऑफिस। तो इसमें जो मसौदा बना है उसमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस या सबको कहा है कि सारे ढांचे लोकपाल के अंतर्गत आएगा और वो उनके ऊपर निगरानी रख पाएंगे, और करप्शन का कोई मामला आया तो किसी को बख्शेंगे नहीं। और ये चीज़ हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात है,
सभी जनता कह रही है कि उच्च श्रेणी में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। परंतु पूरे देश के ढांचा जितने हैं उसका सारा भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ करना चाहे ये कानून तो शायद कर नहीं पाएगा, और उसके लिए हम लोग अभी भी चर्चा में हैं कि उसको सूक्ष्म करके केवल बड़े बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर ये लोकपाल का कानून असर करे। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने क्या आपसे भी कोई राय ली इस पर? वैसे तो मैं 3-4 तारीख के जो मीटिंग में इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी हमारे साथ ही बैठा था, उनको मालूम है कि हमें किन मुद्दों में संकट हुआ। लेकिन अरुणा जी, सीधा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए यह लोकपाल बिल, जैसा कि सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि हम इसको संसद में पारित करवाएंगे, क्या आपको लगता है कि यह बिल अगर वाकई में पारित हो गया तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा? एक कानून कुछ भी हो, कुछ भी, भगवान या अल्लाह ही क्यों ना उतर आए, तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हट नहीं सकता है। ये कानून केवल हाई लेवल करप्शन को रोकेगा, उसके ऊपर एक लगाम, बड़े बड़े जो स्कैम्स होते हैं या बड़े बड़े लाखों करोड़ों में जो नुकसान करा देते हैं उसके ऊपर लगाम लगेगा। मगर हमें बहुत सारे और कानून चाहिए। अरुणा जी, आप तो राजस्थान में गाँव में काम कर रही थी, फिर कैसे श्रीमती सोनिया गांधी के साथ जुड़ना हुआ आपका? ऐसा है कि इस सरकार ने जब ये जब ऑपोजिशन में थे तब हम लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास सूचना के अधिकार के लिए लॉबी करने गए थे। मैं आपको बता रही हूँ 15 साल पहले की बात। तो हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, तो कांग्रेस के पास भी गए, हम कम्युनिस्टों के पास भी गए, हम बीजेपी के पास भी गए, जितने पार्टियाँ थी सबके पास गए। तो उस समय से पहचान हमारी बनी है कि ये सूचना के अधिकार के आंदोलन के लोग हैं। तो जब यूपीए सरकार, पहला वाला यूपीए सरकार बना, तो उस समय शायद उन्होंने एक मैनिफेस्टो में एक आश्वासन दिया था हम लोगों को कि वो कमज़ोर कानून जो 2000 में पास हुआ था उसको, कानून को रद्द करके एक नया कानून बनाएंगे। तो उस मांग को हम लेके गए, फिर वो साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी वो आ गया कि वो सशक्त कानून हमारे लिए बनाएंगे। तो इसलिए मुझे सलाहकार समिति में लिया गया, ये नहीं कि मैंने कोई खास मतलब अजनबी रिश्ता कोई था, मुद्दा का रिश्ता था और काम का रिश्ता था, और वो साझा न्यूनतम कार्यक्रम का रिश्ता था। वो आप इस समय सोनिया गांधी जी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, सोनिया गांधी जी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? हमें लगता है कि गरीबों के बातों में वो संवेदनशील हैं और बात सुनती ज़रूर हैं। वो किसी के पास यदि लगता है कि जाकर अपने, जैसे हम गांव में कहते हैं, अपना दुखड़ा रो सकते हैं, तो हमें लगता है उनके पास हम ज़रूर जा सकते हैं। और सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स जितने भी हैं उन पे उनका संवेदनशीलता है, तो हमें लगता है ये बहुत खास बात है। अरुणा जी, एक चीज़ और समस्या है आरटीआई एक्ट को लेकर। 30 दिन के अंदर नियम है कि हमें सूचना देना होता है, लेकिन अक्सर यह चीज़ देखने में आती है कि अधिकारी 30 दिन में सूचना नहीं देते हैं, या फिर जो देते हैं तो घुमा फिरा कर देते हैं कि ये सूचना हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, दूसरे विभाग से संबंधित है, वहाँ पर जाके आप अर्जी डालिए। ये जो बड़ी कमी है ये कैसे दूर हो सकती है? मैं सोचती हूँ जो सूचना के अधिकारी हैं इसमें 50% या उससे कम ऐसे होंगे जो परेशानी देते हैं, बाकी तो जनता भक मार के जक मार के ले लेती है। अरुणा जी, आपको नहीं लगता कि यदि आरटीआई एक्ट की जो जानकारी है इसे कॉलेज सिलेबस में यदि हम लोग शामिल कर लें तो ये और ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, नौजवानों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी? आप क्या राय रखती हैं? मैं तो सोचती हूँ हाई स्कूल से हो जाना चाहिए, हाई स्कूल से, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के सिलेबस में होना चाहिए ये, क्योंकि इतना मुश्किल कानून नहीं है और हमारे बच्चे जो गांव के हैं उनको और भी ज़रूरत है इस कानून की। तो इसलिए मुझे लगता है गांव में सेकेंडरी स्कूल से लेके कॉलेजेस में, खासकर जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, सबके लिए ये कोर्स में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि मानव अधिकार के कोर्स में भी होना चाहिए, जो एक जनरल नॉलेज के सिलेबस में किसी के बच्चे को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि हम तो इसको संविधान का अंग मानते हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय जी से यह बातचीत जारी रहेगी।
तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय जी से। अरुणा जी, अभी हाल में ही आपको टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शुमार किया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका कार्य ऐसा सबसे ज्यादा सहयोगी रहा जिसने आपको इस सूची में जगह दिलवाई? मुझे तो सूचियों पे ही विश्वास कम है कि ये सूचियाँ पता नहीं कैसे बनते हैं, और यदि मैं इतनी शक्तिशाली होती तो अब तक तो खाद्य कानून बन ही जाता, बना ही नहीं है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आप अपनी ताकत नहीं आंक रही है, लेकिन दुनिया के लोग तो आंक रहे हैं। हो सकता है। मेरे टाइम मैगजीन पर बहुत ज्यादा भरोसा है लोगों को। मेरे ताकत तो लोगों में है, और उनकी ताकत से मैं ताकतवान हूँ। अब वो लोग जीते हैं तो मैं जीती, वो लोग हार गए तो मैं हार गई। अब हम तो ऐसी स्थिति में है, ना हारे हैं ना जीते हैं, बीच में लटक रहे हैं। तो हमें तो यही महसूस होता है। टाइम मैगजीन भले क्या देखता होगा, उसी को पूछना पड़ेगा। मुझे तो इस देश में देखती हूँ तो मुझे 2-4 चीज़ें लगती है जो देश में बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में कुछ भी कहें, इतना पीड़ित होने के बावजूद भी लोकतंत्र का नींव अभी तक सड़ा नहीं है। मगर अब इसको हम देखेंगे नहीं, इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो और सड़ेगा। और इसको सुरक्षित रखने वाले गरीब हैं, इसको सुरक्षित रखने वाले ग्रामीण लोग हैं, इसको सुरक्षित रखने वाले गांव की महिलाएं हैं। मैं उनके बीच में रहती हूँ तो मुझे वो आशा का किरण को बुझने नहीं देते। वो मैं जैसे दिल्ली आती हूँ मैं निराश होके जाती हूँ, जैसे गांव जाती हूँ और उनके बहनों के और भाइयों के बीच में रहती हूँ तो आशा जग जाता है, क्योंकि वो एक साधारण बुद्धि, आम समझ और विवेक के साथ वो जो काम लगातार करते हैं इस देश के लिए, कोई नहीं करता। तो मुझे लगता है कि यदि मुझे उन्होंने लिस्ट में डाला है तो इन सबको डाला है कि इस देश के जो आम जनता है वो बहुत अपने आप में सक्षम है, और वो कानून को भी ले आता है और कानून को संभालता भी है, और बिना कोई हिंसात्मक कार्य अपने बात को दृढ़ता से रखने के लिए भी सक्षम। बिल्कुल आम आदमी का सम्मान है। आपके जीवन पर सबसे ज्यादा असर किसका रहा है? एक व्यक्ति का या एक विशेष महापुरुष का नहीं रहा है, मेरे जीवन में कई लोगों का रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो एक वर्ग है वो है गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं। उनके घर जाइए आप, एक रोटी होगा घर में, दाल का सवाल नहीं, सब्जी की सवाल नहीं, मिर्च की चटनी होगी, 4 बच्चे होंगे। आप घर जाएंगे तो कहेंगे आधी रोटी खा जाओ, उसको टुकड़ा लेके। हम तो बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसका टुकड़ा करके आपको देंगे। राजस्थानी है। हाँ जी। अमीर घर में जाइए तो वो कहेंगे क्या यू मस्ट हैव हैड डिनर, अब तो आप खा के आए होंगे। कोई ये नहीं कहता कि खाइए। तो मुझे लगता है कि उनको देख के मैंने सीखा है कि करुणा और बड़प्पन क्या होता है। इसी तरीके से कई महापुरुषों के कहने का मतलब कि जो प्यार और अपनापन गरीबों के वहां मिल जाता है वो अमीरों के वहां नहीं मिलता। प्यार और अपनापन छोड़िए, वो तो देने के लिए तैयार है जब उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका मन बड़ा है। राजस्थान में कहते हैं कि दिल में जगह है तो घर में जगह है, तो उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे पैसे वालों का दिल बहुत छोटा है। इसलिए मैं उनके साथ रह के ये सीखी हूँ कि मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, तो जगह है, संभावनाएं हैं, आशाएं हैं, और व्यवस्था बदलने का कई सारे रास्ते निकल कर आएंगे। मगर छोटे दिल बन जाएं और कहें कि जैसे सिनिक्स हैं, मेरे जैसे वर्ग में जन्मे हुए मेरे खूब सारे साथी के, कुछ नहीं हो सकता है जी इस देश में, तो कुछ नहीं होगा। और हम मानते हैं कि कुछ हो सकता है तो ज़रूर होगा, मगर बिना नैतिकता नहीं, बिना समानता नहीं, और बिना न्याय नहीं। 3 चीज़ें होनी चाहिए। अपनी पसंद के बारे में कुछ हमें बताइए। मैं संगीत, शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद करती हूँ। मैं बचपन से सुनी हुई हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मशहूर नृत्यांगना भी रही हैं आप, चेन्नई के कला क्षेत्र से प्रशिक्षित हैं आप। बहुत साल पहले, अभी तो क्या कोई बात नहीं, मगर उसकी रसिक तो ज़रूर हूँ। मुझे
कई सारे नृतिकाएं बहुत अच्छी लगती हैं, देखना अच्छा लगता है, मगर इन सब से मैं वंचित हूँ क्योंकि अब मैं गांव में रहती हूँ तो ये सब नहीं देख सकती। मगर गांव का भी संगीत बहुत अच्छा लगता है, लोक संगीत बहुत अच्छा लगता है, राजस्थान के लंगा मांगनिहारों का संगीत बहुत अच्छा लगता है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? नौजवानों के लिए यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने के समय कई सारे और मुद्दों को भी मनन करके उस आंदोलन में जुड़ने की ज़रूरत है। उसमें न्याय हो, उसमें समानता हो और उस समय अंतर्मुखी भी हों हम थोड़ा बहुत, और ये भी हम सोचें कि मैं ऐसे क्या करती हूँ जिससे दूसरों के हिस्से को मैं छीनती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भ्रष्टाचार केवल पैसे का हो, भ्रष्टाचार असमानता का भी होता है। भ्रष्टाचार किसी एक संप्रदाय या किसी एक वर्ग या किसी एक लिंग को बड़ा करना भी भ्रष्टाचारी होता है एक किस्म से, क्योंकि हमारा कानून का केवल उल्लंघन है, प्रकृति का उल्लंघन है। प्रकृति ने हम सबको बराबर बनाया है। तो इसलिए यदि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठाएंगे तो उसके साथ बराबरी की और न्याय की राजनीति साथ साथ उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, हमसे बातचीत के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थी अरुणा राय जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अरुणा राय जी ने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अपना संपूर्ण जीवन आम आदमी की भलाई के लिए लगा दिया। अरुणा जी का जीवन हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमारे देश की नौजवान पीढ़ी इनसे काफ़ी कुछ सीखकर अपना कुछ समय समाज की भलाई के लिए लगा सकती है। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।